वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पीएम पोषण शक्ति निर्माण यानी कि पीएम पोषण इनिशिएटिव के बारे में है। ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये एक पुरानी स्कीम का ही बदला हुआ नाम है। उस स्कीम का नाम आप निश्चित तौर पे जानते हैं, मिड डे मील स्कीम। इसी का नाम बदलकर अब पीएम पोषण रख दिया गया है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब राज्यों को भी अपना हिस्सा देना पड़ता है। ये नई स्कीम मिड डे मील स्कीम को रिप्लेस करेगी। इसका उद्देश्य यही होता है कि एक बार का हॉट कुक्ड मील गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में प्रोवाइड करवाया जाए। ये इनिशिएटिव जो बदला गया है ये 2021-22 से 25-26 तक एप्लीकेबल रहेगा। ये क्लास 1 से क्लास 8 तक के गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जो बदलाव किए गए हैं इस स्कीम का नाम बदलने के बाद वो क्या है? सबसे पहले तो कवरेज को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। जैसे प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको भी इसमें कवर कर लिया गया है। और जो बाल वाटिका है गवर्नमेंट की, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है या उन्हें असिस्ट किया जाता है, वो भी अब इस स्कीम का हिस्सा होंगे। इसमें एक तिथि भोजन का भी प्रावधान किया गया है। तिथि भोजन इसे भी इनकरेज किया जाएगा एक्सटेंसिवली। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से कुछ स्पेशल ओकेशंस पे स्पेशल फूड बनाया जाता है। मान लीजिए कि 15 अगस्त का ओकेशन आ गया, तो उस दिन कुछ बहुत बढ़िया बनाया जाए और बच्चों को खिलाया जाए, तो तिथि भोजन का भी प्रावधान किया गया है। फर्दर स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन की भी बात की गई है, मतलब स्कूल में ही गार्डन लगाया जाएगा जिससे बच्चे नेचर को एक्सपीरियंस कर सकें और गार्डनिंग को समझ सकें। और वहां पे जो कुछ भी उगाया जाएगा उसका इस्तेमाल बच्चों के एडिशनल माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए किया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की गई है राज्यों से स्कूल को, जो भी खर्च आएगा कुकिंग कॉस्ट का उसके लिए। यह भी बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि हर स्कूल के लिए एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये देखें कि बच्चों का जो बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआई, वो सही रहे, वेट अच्छा रहे, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़िया रहे और उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो डेफिनेटली पॉजिटिव है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेक्रेड पोर्टल के बारे में है। यूं तो पोर्टल वगैरह यूपीएससी नहीं पूछती, लेकिन कई बार मीन्स वगैरह में भी एग्जाम्पल देने के काम आ जाते हैं। फिर ये एल्डर्स से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूं। सेक्रेड पोर्टल का फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। कई बार ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन अपने काम से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए उसके बाद जो काम जिसमें वो कंफर्टेबल हैं वो करना चाहते हैं, बट उन्हें जॉब मिलेगी कैसे? तो उन्हें जॉब मिल सके इसीलिए एनआईसी के साथ मिलकर इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। इससे सीनियर सिटीजन खुद को इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर लेंगे और इस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने की जिम्मेदारी एक एजेंसी को दे दी जाएगी, जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के माध्यम से एजेंसी ये काम करेगी। देखिए, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगी या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके प्रोडक्ट को हम पब्लिशाइज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस सीनियर सिटीजन खुद को रजिस्टर कर लेंगे और ऐसे फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो ऐसे लोगों को काम देना चाहते हैं वो खुद को रजिस्टर कर लेंगे। दोनों लोग स्किल्स के, एक्सपीरियंस के मुताबिक जो सीनियर सिटीजन हैं उनको जॉब दे सकते हैं। जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सीनियर सिटीजन को हेल्प करेंगे ताकि वो खुद को यहाँ पे रजिस्टर कर सके, जिसके लिए उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ऐसा देखिए एक इनिशिएटिव है एल्डर लाइन। जैसे कई बार एल्डर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है या हैरेस किया जाता है फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी समटाइम्स, या उन्हें कई बार मान लीजिए कोई फाइनेंशियल सर्विस की जानकारी चाहिए तो वो अवेल नहीं कर पाते। इसके लिए एक पैन इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है, दैट इज 14567। इस पर कॉल करके कोई भी सीनियर सिटीजन मदद मांग सकते हैं। इवन आप भी किसी सीनियर सिटीजन के लिए कोई मदद चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा है सेज इनिशिएटिव, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल। ये वन स्टॉप एक्सेस है जहां पर एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे और उन्हें मंगाया जा सकता है। इसके बाद आपको एक और जानकारी है कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डर पर्सन सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 की थीम थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, मतलब सभी उम्र के लोग डिजिटली खुद को कंफर्टेबल फील करें। 2021 से 30 को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग भी डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021 के बारे में है। यूनिसेफ ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो दुनिया भर में बच्चों के ऊपर एनालिसिस करता है। 2021 की जो रिपोर्ट है वो कोविड-19 पेंडेमिक के इम्पैक्ट को बच्चों के मेंटल हेल्थ पर इवेलुएट करता है, ना केवल बच्चों के बल्कि एडोलेसेंट और केयर गिवर्स जो बच्चों की देखभाल करते हैं उनके भी। ये देखता है
कि किन वजहों से बच्चों को रिस्क हो सकता है या कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो घर पर, स्कूल्स पर या कम्युनिटी लेवल पर उनके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। यहां पर जो ग्लोबल कमिटमेंट है, कम्युनिकेशन है और गुड मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के प्रावधान हैं, उनको इंश्योर करने के लिए दुनिया को अर्ज किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। उनसे निवेदन किया जाता है कि आप इस पर काम करिए। क्या निकल के आया? दुनिया भर में 15 से 24 आयु की उम्र के बच्चे, उनमें 5 में से हर एक बच्चा डिप्रेस फील करता है और उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता। भारत में यह स्थिति 7 में से 1 बच्चे में है, मतलब लगभग 14% बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 24 वर्ष की आयु के बीच में है, वो डिप्रेस फील करते हैं और उनका किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता। बच्चे ना केवल इमोशनल ट्रेजेडी फेस कर रहे हैं, बल्कि हाई लेवल ऑफ निग्लेक्ट और एब्यूज भी फेस करते हैं सर्टेन केसेस में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के बारे में है। यूएन की एक रिपोर्ट आई है इस संबंध में, जहां यह कहा गया है कि इंडिया में वो लोग जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, अभी हम इनकी संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो भी लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, उनमें से 6 में से 5 लोग ऐसे होते हैं जो या तो लोअर ट्राइब से या फिर लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। मतलब यहां पर भी एक डिवाइड देखने को मिल रहा है। मल्टी डायमेंशनली पुअर होने का क्या मतलब है समझेंगे। इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा, फर्दर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। 2010 से ही ये इंडेक्स या ये रिपोर्ट आ रही है। ये जो रिपोर्ट है इसमें 109 डेवलपिंग कंट्रीज में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की सिचुएशन को एक्सप्लेन किया जाता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का क्या मतलब होता है? देखिए, एमपीआई इस आइडिया पर बेस्ड है कि पॉवर्टी यूनिडायमेंशनल नहीं होती। मतलब आपके पास पैसे नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप पुअर हैं, या आपके पास हेल्थ एजुकेशन नहीं है तो आप पुअर हैं। कई सारी चीजें होती हैं जो एक व्यक्ति को पुअर बनाती हैं। तो पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल होती है, वन डायमेंशनल नहीं होती। यहां पर कई सारे पैरामीटर्स पर किसी व्यक्ति के डिप्राइवेशन को इवेल्युएट किया जाता है। 3 डायमेंशंस में 10 इंडिकेटर्स इवेल्युएट होते हैं। हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी कैसी है, पहला हो गया। दूसरा, न्यूट्रिशन का लेवल क्या है। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है और चाइल्ड एनरोलमेंट रेशियो क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 चीजें देखी जाती हैं। पहला, इलेक्ट्रिसिटी, ये 5वें नंबर पे आएगा, मतलब घर में बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है। फ्लोरिंग कैसी है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है साफ पानी की कि नहीं है। साफ सफाई का स्तर क्या है। कुकिंग फ्यूल क्या यूज हो रहा है, गैस सिलेंडर है या फिर जो उपले हैं, लकड़ी है, वो इस्तेमाल हो रही है। और एसेट कैसा है, मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर है घर पे कि नहीं है। इन सारी बातों को आधार बनाकर ही किसी व्यक्ति की पॉवर्टी का इवैल्यूएशन इस इंडेक्स में किया जाता है। फाइंडिंग्स में यह निकल के आया कि पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। 5 देश जहां पर ऐसे पुअर लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इंडिया 381 मिलियन, नाइजीरिया 93 मिलियन, पाकिस्तान 83 मिलियन, इथियोपिया 77 मिलियन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 56 मिलियन। इंडिया का वही है कि 6 में से 5 मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग ऐसे परिवारों से बिलोंग करते हैं जिनमें हेड या तो शेड्यूल ट्राइब का इंडिविजुअल है या शेड्यूल कास्ट का या फिर अदर बैकवर्ड क्लास का। मतलब लगभग 12% जो मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन है, यानी कि लगभग 162 मिलियन, ये भी निकल के आया कि वो फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड से हैं। मतलब उनके परिवार की मुखिया एक महिला है। तो ये सारे इवैल्यूएशंस बताते हैं कि सरकार को किस दिशा में अच्छे से पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तेजस्विनी इनिशिएटिव के बारे में है। पुलिस ने यह कहा कि तेजस्विनी इनिशिएटिव ने महिलाओं के कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया है। अच्छी बात है, जानते हैं। वुमेन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव है, दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। इनिशिएटिव के जरिए जो सभी स्टेटा से बिलोंग करने वाली महिलाएं हैं, वो महिलाएं भी जो सीनियर सिटीजन हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की गई। जो वुमेन बीट स्टाफ है, बीट कांस्टेबल्स हैं, उनके द्वारा उनकी प्रॉब्लम को जानना, उनकी राइट एंड डिग्निटी को इंश्योर करना। इससे उनके मन में कॉन्फिडेंस आता है। अगर कोई महिला कांस्टेबल जाकर उनसे कह देती है कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिएगा या आप कॉमन नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, इससे उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उन्हें कोई हेरस करने की कोशिश करेगा तो उन्हें एक सहारा होगा कि अभी हम कॉल कर देंगे और हमारे लिए वुमेन कांस्टेबल प्रेजेंट हो जाएंगी, वो हमारी हेल्प करेंगी। तो इससे एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड डेफिनेटली होता है। जो वुमेन बीट कांस्टेबल्स हैं, वो वेरियस एनजीओ, स्कूल्स, कॉलेजेस और अदर एजेंसीज के साथ मिलकर जो लीगल और सोशल अवेयरनेस है उसे भी स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हैं। हमारा अगला आर्टिकल इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के बारे में है। 11 अक्टूबर को यह दिन सेलिब्रेट किया गया।
इस आर्टिकल में बताई गई बातें आपके मेंस में काम आ जाएंगी। देखिए, ये दिन इसलिए है ताकि जो एडोलेसेंट गर्ल चिल्ड्रन हैं, हम उन्हें और एम्पावर करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को ओपन करें। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 19 दिसंबर 2011 में एक रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड किया कि हम 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इस बार की थीम थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। बीजिंग डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, आप मीन्स में लिख पाएंगे इसे। ये पहला कॉन्फ्रेंस था जहां पर हमने गर्ल चिल्ड्रन के राइट्स की बात की। 1995 में ये हुआ था बीजिंग में, जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुआ था बीजिंग में, उसी दौरान यहां पर सर्वसम्मति से इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया गया। ये काफी प्रोग्रेसिव ब्लूप्रिंट था बच्चियों के अधिकारों के लिए। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021 आई है, जिसमें यह कहा गया है, इसका पूरा टाइटल था गर्ल्स राइट इन क्राइसिस। एक एनजीओ है सेव द चिल्ड्रन, उन्होंने ही इसे रिलीज किया है। इन्होंने ये कहा कि वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस देखे जाते हैं। लगभग हर दिन 60 बच्चियां मर जाती हैं, जिसका बैकग्राउंड में रीजन चाइल्ड मैरिज होता है। इनमें से 26 मौतें वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में होती हैं और 6 बच्चियां साउथ एशिया में भी हर दिन मरती हैं चाइल्ड मैरिज की वजह से। चाइल्ड मैरिज रीजन इस प्रकार से बन जाता है बिकॉज फिर जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ होता है वो अनयूजुअल हो जाता है और उसमें जो बच्ची होती है उसके जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आर्टिकल ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में है। इस बार की जो रैंकिंग है उसमें इंडिया की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है, जो कि चिंता की बात भी है। 116 देशों की इस रैंकिंग में इंडिया को जो पोजीशन दी गई है दैट इज़ 101। लास्ट ईयर जो रैंकिंग हमें मिली थी दैट वाज 94th। यद्यपि इस रैंकिंग पर इंडिया ने क्वेश्चन मार्क्स भी रेज किए हैं। इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो रैंकिंग की गई है उसमें प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं किया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चनियर भेजकर लोगों का परसेप्शन मेजर किया गया है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं था कि क्या उन्हें गवर्नमेंट या किसी अन्य नॉन गवर्नमेंट बॉडी से फूड सपोर्ट मिला है। इंडिया बेहतर कर रहा है लेकिन पैरामीटर सही तरीके से इवेलुएट नहीं किए गए हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसे ज्वाइंटली पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा। ये दोनों एंटिटीज मिलकर इसे पब्लिश करती हैं। इसमें 4 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है चाइल्ड वेस्टिंग, कि बच्चे का हाइट के हिसाब से वेट नहीं होता। इसके अलावा चाइल्ड स्टंटिंग, इसमें एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं होती। फर्दर चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों में से कितने बच्चों की मौत हो जाती है, और अंडर नरिशमेंट। तो ये 4 पैरामीटर्स इवेलुएट किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्रिहेंसिवली मेजर किया जाता है और हंगर को ट्रैक किया जाता है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री के लेवल पे भी। जो स्कोर्स होते हैं वो 100 पॉइंट स्केल पर होते हैं। 0 का मतलब होता है बेस्ट और 100 का मतलब होता है वर्स्ट। अब यहाँ पर 0 को बेस्ट क्यों रखा गया है? 0 का मतलब होगा 0 हंगर, मतलब हंगर खत्म है। हर कंट्री का जो GHI स्कोर होता है उसे सीवियरिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, मतलब सीवियरिटी लो है या फिर एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। डेटा वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं जिसके बेसिस पे वो ये कहते हैं कि जो उनका ये इंडेक्स है वो क्रेडिबल है। अंडर नरिशमेंट का जो डेटा है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट किया जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का डेटा UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन UNIGME से कलेक्ट किया जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग का जो डेटा है वो यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक के ज्वाइंट डेटाबेस से कलेक्ट किया जाता है। फाइंडिंग्स में क्या मिला? इंडिया की रैंक 116 देशों में 101वीं है। ये पिछली बार 107 देशों में 94 थी। इंडिया को चाइल्ड वेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट रैंक किया गया है ग्लोबली, जिसका मतलब होता है हाइट के हिसाब से वेट का ना होना। हमारा जो परफॉर्मेंस है वो जिबूती और सोमालिया जैसे अफ्रीकन कंट्रीज से भी ज़्यादा खराब है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वन हेल्थ कंसोर्टियम के बारे में है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं बताना चाहूँगा कि वन हेल्थ का मतलब क्या होता है। वन हेल्थ एक कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि जो ह्यूमन हेल्थ है वो
आइसोलेशन में इंश्योर नहीं की जा सकती। मतलब जो हमारी हेल्थ है वो जानवरों की हेल्थ से जुड़ी हुई है, वो हमारे इन्वायरमेंट की हेल्थ से जुड़ी हुई है, पेड़ पौधों की हेल्थ से जुड़ी हुई है। अगर हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है, हमारा पानी गंदा है, हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो बीमारियों से ग्रसित हैं, तो हम हेल्दी नहीं रह सकते। अगर हमारे आसपास के जानवर बीमार हैं तो उनसे बीमारियां हम तक आ जाएंगी, जिन्हें आप जेनेटिक डिसीज कहते हैं। कुल मिला के अगर इंसानों को हेल्दी रहना है तो उनके आसपास के जो भी जानवर, पेड़ पौधे या पूरा इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वन हेल्थ। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है जहां पर लोकली, नेशनली या ग्लोबली वर्क किया जाता है। वन हेल्थ को इसी तरीके से डिफाइन किया गया है वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स के द्वारा। तो ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। मतलब अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हर चीज को हेल्दी रखना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने अपने प्रकार का एक पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वन हेल्थ प्रोजेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये वन हेल्थ कंसोर्टियम के फॉर्म में होगा। कंसोर्टियम ग्रुप होता है कुछ लोगों का, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। यहाँ पर जो कंसोर्टियम बनाया गया है इसमें 27 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। इन सभी का एक ही काम है कि कोविड के चले जाने के बाद हम वन हेल्थ को इम्प्रूव करें। जो बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शंस हैं हम उन्हें डिटेक्ट करें, और जो दूसरे देशों से पैथोजेंस इंडिया में आ जाते हैं उन्हें भी रोका जाए। जैसे कि कोविड, ये चाइना से इंडिया में आया, तो इसलिए ऐसे पैथोजेंस को भी या ऐसे वायरसेस को भी रोकना है। इसमें जो भी एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और नए मेथोलॉजीज को डेवलप किया जाए ताकि हम उन्हें डिटेक्ट कर सकें। वन हेल्थ कंसोर्टियम में 27 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसे लीड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक है हैदराबाद का, उसके द्वारा। तो ये तो सारी बातें वन हेल्थ कंसोर्टियम के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी इसे लॉन्च किया है। आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का एक मैकेनिज्म है। उसके बारे में आप लोग जानते हैं। लगभग 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख पर एनम तक का इंश्योरेंस दिया गया है। लेकिन एक बात की हमेशा बात की जाती है कि भारत में जो हेल्थ का इंफ्रा है वो बहुत ज़्यादा वीक है। आप कोई भी स्कीम चला लीजिए, अच्छे हॉस्पिटल्स, डायग्नोसिस की फैसिलिटी है ही नहीं, तो लोगों को जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसकी एक्सेस ही नहीं मिल पाती। तो सरकार ने अब प्लान किया है कि अब हम हेल्थ का इंफ्रा बढ़िया करेंगे, और इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया गया। इसे अल्टरनेटिवली आप प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन को इस उद्देश्य से लॉन्च किया है कि हमारे हेल्थ के इंफ्रा में, पब्लिक सेक्टर में जो कमियां हैं उन्हें पूरा किया जाए, और क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ को और प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़ को दोनों ही अर्बन और रूरल एरियाज में अवेलेबल करवाया जाए। इसके अलावा ये जो नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। यहाँ पर प्लान ये है कि हम क्रिटिकल केयर सर्विसेज को अवेलेबल करवाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है, और जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से केसेस को ऐसी जगहों पर रेफर किया जा सकेगा। क्या कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के? यहाँ पर सबसे पहले तो हम डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट की बढ़िया फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे। हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को ओपन किया जाएगा विलेजेस में और सिटीज़ में। फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री मेडिसिन, इन सब की भी व्यवस्था की जाएगी। टेस्टिंग नेटवर्क लगाए जाएंगे ताकि जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोज किया जा सके, पता किया जा सके कि एक्चुअली बीमारी है क्या, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रिक्वायर्ड है हम उसकी व्यवस्था करेंगे। पब्लिक हेल्थ लैब्स जो हैं और जो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा डिसीज़ को मॉनिटर करने के लिए। इसके अलावा 5 रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल भी बनाए जाएंगे, 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स और 15 बायोसेफ्टी लेवल लैब्स को भी बनाया जाएगा। IT इनेबल्ड डिसीज सर्विलांस सिस्टम बनाया जाएगा ताकि हम जो भी लेबोरेटरीज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट या रीजनल लेवल पे काम कर रही हैं हम उन्हें मॉनिटर कर सकें कि वहाँ पर काम कैसा चल रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निपुण भारत मिशन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को अभी हाल ही में ये कहा गया है कि वो निपुण भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करें, और इसे अभी कंस्टिट्यूट किया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में। मतलब एक नई स्टीयरिंग कमेटी का काम होता है देख रेख करना। किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी मिशन को उसको देखना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, तो स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है। तो अभी ये स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है निपुण भारत के लिए। निपुण भारत मिशन क्या है पहले तो आप यही समझ लीजिए। भारत के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे क्लास दर क्लास आगे तो बढ़ते जाते हैं लेकिन उन्हें बेसिक एजुकेशन होती नहीं है। मतलब वो ना तो अच्छे से लिख पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना ही बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही सॉल्व कर पाते हैं। ऐसी स्थिति ना आए,
कक्षा 3 तक पहुंचते पहुंचते बच्चा कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो अवेल कर ही ले, पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशंस करना जान ले, ये जरूरी है। इसी उद्देश्य से नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत लॉन्च किया गया। इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को दी गई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी, मतलब हर बच्चा जो क्लास 3 तक पहुंचता है वो पढ़ना लिखना और बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। मतलब 3 साल से 9 साल के जो बच्चे हैं उन्हें इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। यह हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी हिस्सा है। शुरू में तो ये टारगेट 2025 तक का था, लेकिन इसे अभी बढ़ाकर 2026-27 कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना ने लगभग 2 एकेडमिक ईयर तो खा ही लिए हैं। 5 टीयर इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म लगाया गया है। 5 लेवल पे काम किया जाएगा। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और स्कूल के लेवल पे काम किया जाएगा। कोई एडिशनल फंडिंग नहीं दी जा रही है, केवल जो समग्र शिक्षा स्कीम में पैसे दिए जाते हैं वही यहाँ लगाया जाएगा। और क्रिटिसिज्म की बात यह है कि 2021 में तो उसका भी बजट 20% कम कर दिया गया है। तो केवल प्रोग्राम लॉन्च करने से क्या होगा अगर आप उसके लिए इनफ फंड अलोकेट नहीं करते हैं। तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसे भी पूरा करने का प्रयास निपुण भारत में किया जा रहा है। तो अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई। इनका काम ये होगा कि ये नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी को ओवरसी करें कि उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। जो टारगेट है 2026-27 तक वो कैसे अचीव होगा, जो मेजरमेंट ऑप्ट किए जाने चाहिए ईयरली प्रोग्रेस के लिए, उनकी गाइडलाइंस क्या होंगी। हमें नेशनल एक्शन प्लान बनाना होगा इसे इंप्लीमेंट करने के लिए, और जो भी फाइनेंशियल और प्रोग्राम वाले नॉर्म्स हैं हम उन्हें तैयार करें। मेथडोलॉजी डेवलप करें कि हम कैसे एनालाइज करेंगे, एसेस करेंगे स्टेट्स और यूटीज में जो बच्चों का लेवल है उसे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नोटिफाई किया है 4 साल का एक ITEP प्रोग्राम। अभी देखिए क्या होता है कि पहले आप ग्रेजुएशन करिए, चाहे BA चाहे BSc, और उसके बाद आप B.Ed करिए अगर आपको टीचर बनना है तो। और B.Ed का कोर्स पहले तो 1 साल था, बाद में इसे 2 साल कर दिया गया। तो मतलब ग्रेजुएशन प्लस B.Ed ये टोटल 5 साल का प्रोग्राम होता है टीचिंग के लिए। अभी इन्होंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अगर आप शुरू से ही प्लान कर लें कि मुझे 4 साल का कोर्स लेना है जिसमें मैं अपना ग्रेजुएशन भी करूंगा या करूंगी और B.Ed भी कर लूंगा, तो यहाँ पर आप BA के साथ B.Ed या BSc B.Ed या BCom B.Ed कर लीजिए, तो आपका दोनों कोर्स एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके 1 साल बच जाएंगे, क्योंकि ये 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा, इससे आप बच जाएंगे, 1 साल तो आपका सेव हो जाएगा। कौन एलिजिबल है? कोई भी जो प्रोफेशनल टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहता है आफ्टर +2, तो वो इसको ऑप्ट कर सकता है। 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed हमारा टारगेट था 2030 तक। इसी उद्देश्य से सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वो इसका करिकुलम तैयार कर रहे हैं। इससे उन्हें एक मौका मिल जाएगा, एक स्पेशलाइजेशन भी हो जाएगा। लाइक आप B.Ed कर रहे हैं प्लस आपने BCom किया है, मतलब आप BCom के सब्जेक्ट्स के साथ B.Ed कर रहे हैं तो आप उन सब्जेक्ट्स में माहिर हैं। BSc के साथ कर रहे हैं तो साइंस के सब्जेक्ट्स में माहिर हैं। ह्यूमैनिटीज से कर रहे हैं तो उसमें तो एक स्पेशलाइजेशन भी B.Ed के साथ अटैच हो जाएगा। कटिंग एज पेडागॉगी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास बढ़िया टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में उनको बढ़िया जानकारी होगी, वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को बच्चों में इनकलकेट कर पाएंगे। ITEP का एकेडमिक सेशन 2022-23 से स्टार्ट होगा। इसके लिए जो एग्जाम होगा एडमिशन के लिए वो NTA लेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होगा इसका। अगला आर्टिकल है हमारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के बारे में। ये रिपोर्ट पब्लिश की है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, जो आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ से आप काफ़ी सारे फैक्ट मेंस में यूज़ कर सकते हैं और कुछ एक पार्ट इसका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट में हम कैप्चर करते हैं उन क्राइम्स को जो रजिस्टर होते हैं आपके IPC या स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंडर। अब यहाँ पे हम जो केसेस की कैलकुलेशन है वो परसेंटेज में करते हैं, बट यहाँ पर 1000 या 100 की जगह हम 1 लाख की पॉपुलेशन को लेते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि पेंडेमिक ईयर यानी 2020 में 28% इंक्रीज है आपके केसेस के रजिस्ट्रेशन में। अब ये जो आपका इंक्रीज है, ये इंक्रीज देखने को मिला है कोविड रिलेटेड केसेस के कारण। मतलब जिन लोगों ने जैसे धारा 144 की वायलेशन की हो या ऐसी कुछ चीज़ें जैसे मास्क ना लगाया हो, उनकी वजह से यहाँ पर केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके जो ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं, जैसे आपकी थेफ्ट होगी, रॉबरी होगी या असॉल्ट ऑफ वुमेन्स या चिल्ड्रन के ऊपर, इनमें कमी देखने को मिली है। उसके अलावा अगर बात की जाए वुमेन की, तो यहाँ पर 8.30 का डिक्लाइन देखने को मिला है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। उसके अलावा क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में भी लगभग
13.2% का आपको डाउनफॉल देखने को मिला है 2019 के मुकाबले। उसके अलावा जुवेनाइल रिलेटेड केसेस में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है ऑलमोस्ट 7.8% का। उसके अलावा जो सेडिशन लॉ है उसके अंडर जो आपके केसेस रजिस्टर होते थे उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। अर्लियर 93 केसेस रजिस्टर हुए थे 2019 में और इस साल महज 73, जिसमें से हाईएस्ट नंबर आपको मणिपुर में देखने को मिला है। लेकिन दुख की बात यहाँ पे ये है कि जो आपका क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब है उसमें अभी भी इंक्रीज देखने को मिला है ऑलमोस्ट 9.4% शेड्यूल्ड कास्ट के केसेस में और इससे मार्जिनली कम यानी 9.3% शेड्यूल्ड ट्राइब के केसेस में। उसके अलावा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इसमें भी लगभग 15% का आपको डिक्लाइन देखने को मिला है और जो आपके इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उसमें भी लगभग 12% का आपको कमी देखने को मिली है। साथ के साथ जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अंडर जो आपके केसेस हैं उनमें भी आपको डिक्लाइन देखने को मिली है ऑलमोस्ट 27% का। अब क्योंकि दुनिया ऑनलाइन ज़्यादा चली गई है इस पेंडेमिक में तो आपको साइबर क्राइम में इंक्रीज देखने को मिला है जो कि है लगभग 11.80%। आइए एक बार बात कर लेते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। इसे सेटअप किया गया था 1986 में और इसे रिकमेंड किया था आपकी टंडन कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के एक टास्क फोर्स ने भी। इनके ईयर्स आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मॉनिटर करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट को, जिसे हम CCTNS भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये पार्ट है आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। अब यहाँ पे ये डाटा मेंटेन करते हैं एक्सीडेंटल और सुसाइडल डेथ का, प्रिजन से रिलेटेड स्टैट्स, फिंगरप्रिंट्स और इसके अलावा मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन का भी। अगर बात की जाए इसके ऑब्जेक्टिव की तो आपको ये याद रखना है कि पुलिस सेक्टर में यानी पुलिसिंग सेक्टर में IT की कोऑर्डिनेशन का काम यही कर रहे हैं। उसके अलावा ये डाटाबेस बनाते हैं आपके क्राइम से रिलेटेड और जो भी आपके स्टैटिस्टिक्स हैं क्राइम से रिलेटेड उनको भी यही मेंटेन करते हैं, कंपाइल करते हैं, एनालाइज करते हैं और पब्लिश करते हैं। उसके अलावा जो भी आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी क्राइम से रिलेटेड वो भी यहाँ से ही प्रोवाइड की जाती है। साथ के साथ ये नेशनल स्टोर हाउस है आपके फिंगरप्रिंट्स का भी। अगला आर्टिकल है साथ इनिशिएटिव पे, जिसे लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहाँ पे फोकस किया गया है रूरल वुमेन्स के ऊपर। अब यहाँ पे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो वुमेन्स हैं उनके अंदर हम स्किल को इम्पार्ट करेंगे रिलेटेड टू मार्केटिंग, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। अब इससे फायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं इन वुमेन्स में हम स्किल डेवलप कर रहे हैं वुमेन बिजनेस से रिलेटेड, ताकि वो अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकें। यहाँ पर स्ट्रेस इस बात पे है कि हम मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करेंगे वुमेन्स रिलेटेड प्रोडक्ट को। कहने का मतलब ये है कि जो वुमेन्स के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मार्केट में एक्सेस दिलाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।